नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्येंद्र पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होती रहनी चाहिए। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं सिनेमा के पर्दे पर जो हम कहानियां देखते हैं उसमें एक नई तरह की जो ट्रेंड उभर कर आ रहा है, और वो ट्रेंड है सीक्वल्स का। यानी एक फिल्म जो आती है पर्दे पर और वो कामयाब हो जाती है, तो निर्माता, निर्देशक और जो उस पूरी फिल्म के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको लगता है कि इसको एक नई कड़ी की तरह, इसका एक दूसरा भाग, जैसे कोई सीरियल होता है धारावाहिक, उस तरह से इसका एक दूसरा भाग या तीसरा भाग या चौथा भाग जो है बनाया जाए। और देखा जाए दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया है, तो हमने देखा कि पिछले कुछ समय से लगातार फिल्मों के एक फिल्म के कामयाब होने के बाद उसके सीक्वल, उसके पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग ऐसे करके आते हैं, और उन उनमें भी दर्शकों की दिलचस्पी रहती है और वो फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करती हैं। इसलिए देखते देखते हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम लगातार फिल्मों के सीक्वल्स की जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बौछार आ गई, बाढ़ आ गई। जैसे आप कोई भी फिल्म ले, डॉन फिल्म बनी थी अमिताभ बच्चन की, जब उसको फरहान अख्तर ने दोबारा डॉन के नाम से बनाया और शाहरुख खान को उसमें डॉन की तरह इंट्रोड्यूस किया, तो वो डॉन जब कामयाब हुई तो उसके बाद उसका सीक्वल बन गया, डॉन 2 आ गई। अब चर्चा चल रही है कि डॉन 3 आनी है, उसकी तैयारी चल रही है। उसी तरह से जब कोई मिल गया फिल्म आई ऋतिक रोशन की और उसमें वो फिल्म बहुत सुपरहिट रही, जादू जो उसमें एक कैरेक्टर आया, उसके बाद जब वो फिल्म हिट हो गई तो उसके बाद एक फिल्म आई क्रिश, जो कि उसका एक तरीके से सीक्वल था। जब क्रिश बहुत कामयाब हो गई तो उसका भी एक सीक्वल आ गया, क्रिश 3 करके। तो अब जो है वो उसका भी सीक्वल बनाने की तैयारी चल रही है। इसी तरह से हमने देखा कि धूम फिल्म आई, धूम का सीक्वल आया, धूम 2 आया जिसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय थे। उसके बाद धूम 3 आई जिसमें कि आमिर खान थे और अभिषेक बच्चन तो थे ही, जो कि इस फिल्म के ओरिजिनल नायक हैं, और उसमें कटरीना कैफ आ गई। तो तमाम तरह से हम देख रहे हैं, अलग अलग तरह से फिल्में आ रही हैं जो कामयाब हो जा रही हैं। अभी हाल में हमने देखा कि स्त्री फिल्म जो आई थी, उसका जो सीक्वल आया स्त्री 2, उसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। उसने ऐसे झंडे गाड़े कमाई के सब देखते रह गए कि इस फिल्म ने जो है अचानक से हॉरर कॉमेडी के तौर पर भी कह सकते हैं और सीक्वल के तौर पर भी कह सकते हैं, एक नया, उसने एक नया आयाम स्थापित कर दिया। तो आज हम सीक्वल्स की जो एक परंपरा बढ़ रही है, बॉलीवुड में जो एक चलन बढ़ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीक्वल्स की सफलता का रहस्य क्या है। क्या वो फॉर्मूला है जो सीक्वल्स के पक्ष में काम करता है? दर्शक क्यों बार बार सीक्वेंस देखने के लिए जो है उमड़ पड़ते हैं, और उसका कारण, ताजा कारण, सबसे ताजा कारण ये भी है कि इस हफ्ते यानी अभी दिवाली का जो पर्व चल रहा है, उस दौरान जो फिल्में, दो फिल्में रिलीज हुई, भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन। दोनों फिल्में भूल भुलैया और सिंघम का सीक्वल कही जा रही हैं, सीक्वल हैं दोनों फिल्में। भूल भुलैया हमने देखा, भूल भुलैया जो पहली भूल भुलैया आई थी जिसमें अक्षय कुमार और विद्या बालन थे, शाइनी आहूजा थे, उसका सीक्वल बना भूल भुलैया 2 के नाम से, जिसमें कि कार्तिक आर्यन थे और इसमें कियारा आडवाणी थी, तब्बू थी। अब उसका भी सीक्वल बनकर के आ गया है भूल भुलैया 3 के नाम से, जिसमें हमको मालूम है कार्तिक आर्यन तो है ही, जिसमें तृप्ति नेगी हैं, जिसमें विद्या बालन तो है ही, एक बार फिर से लौट रही हैं वो मंजुलिका के किरदार में, उसके साथ साथ में माधुरी दीक्षित भी हैं। तो ये जो फिल्में हैं, और उसी तरह से सिंघम अगेन जो है, सिंघम अगेन में अजय देवगन तो है ही, करीना कपूर भी है। उसके अलावा सिंघम फ्रेंचाइज से जुड़े जो जितने भी सितारे हैं, उसमें अक्षय कुमार है, रणवीर सिंह है, उसमें दीपिका पादुकोण है, उसमें सलमान खान भी आ गए। तो तमाम सारे लोग जो हैं वो उस फिल्म में शामिल हो गए। तो क्या ये जो एक चलन है, ये क्या कह रहा है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह कुछ बहुत खास मेहमान, कुछ कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो इस विषय पर बातचीत करेंगे, जिनकी राय के सहारे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीक्वल्स आखिर इतने कामयाब क्यों हैं। हमारे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि हिंदी फिल्मों के बहुत वरिष्ठ समीक्षक हैं, वर्षों से, दशकों से हिंदी सिनेमा के बारे में लिख पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं अपना सिनेमा हॉल के नाम से। हमारे साथ संजीव नार्वेकर साहब हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येता है, हिंदी सिनेमा, मराठी सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येता है, दशकों से हिंदी सिनेमा और मराठी सिनेमा पर काम कर रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, वृत्तचित्र बना चुके हैं, शांताराम पर बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। हमारे साथ पराग चापेकर हैं, जो कि वो भी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है हिंदी सिनेमा के, और लगातार हिंदी सिनेमा पर समीक्षाएं, रिपोर्टिंग उन्होंने की है वर्षों तक, और चर्चाओं में शामिल होते रहे। हमारे साथ धनंजय कुमार है, जो कि पत्रकार तो हैं ही, वो साथ साथ में
फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उसके साथ-साथ वो फिल्म लेखन, निर्देशन के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ। कारण ये कि जो 2 फ़िल्में जिनका मैंने ज़िक्र किया, भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन। तो सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा इन 2 फ़िल्मों के बारे में। इनके बारे में एक तो आप अपनी राय से हमारे दर्शकों को थोड़ा उन उनकी जानकारी बढ़ाइए, क्या कैसी लगी आपको फ़िल्में? क्योंकि अभी ये फ़िल्में हाल ही में रिलीज़ हुई हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना देखी हों। तो जो लोगों ने जिन लोगों ने नहीं देखी है, उनको आप क्या सलाह देंगे इन फ़िल्मों के बारे में? संक्षेप में अगर आप इन दोनों फ़िल्मों की थोड़ी समीक्षा करते हुए बताएँ कि ये भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर इनके बारे में आपको क्या संभावना दिख रही है? इनकी कहानियों में क्या आपको नयापन दिख रहा है? क्या है जो दर्शकों को इनकी तरफ ला रहा है और क्या ला सकता है और दर्शक क्यों देखने जाएँ इनको? अजय जी। जी, आप सभी को नमस्कार। और दोनों फ़िल्में जो रिलीज़ हुई हैं पिछले फ्राइडे को, अगर उसकी बात करें तो भूल भुलैया 3 मुझे थोड़ी अच्छी लगी, ख़ास करके उसका क्लाइमेक्स वाला हिस्सा है, जो ट्विस्ट आया है उसमें, एक नया पेच जोड़ा गया है। अभी भी उसको उसके बारे में बताना स्पॉइलर करना होगा उसको, तो वो मैं नहीं बताता हूँ कि वहाँ क्या होता है। लेकिन वो नवीनता उस फ़िल्म को एक ऊँचाई दे जाती है, जो कि नॉर्मल पिछली जो भूल भुलैया 2 आई थी, उससे आगे ले जाती है। बाकी विद्या और माधुरी का साथ आना एक नोवेल्टी तो है ही फ़िल्म के अंदर। कार्तिक की स्थिति मजबूत हुई है और कार्तिक जिस तरीके से मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जिस आश्वस्त अंदाज़ में वो फ़िल्म में दिखे हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है एक्टर का, कैमरे से उसकी दोस्ती बढ़ती चली जाती है। तो वो कार्तिक अब उस भाव में दिख रहे हैं। और एक दूसरे तरीके से देखो तो मुझे ये फ़िल्म इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रही है कि लंबे समय के बाद एक आउटसाइडर एक्टर इस ऊँचाई तक पहुँचा है फ़िल्मों की कमाई को लेकर के, जिसकी फ़िल्म एक सामने आई फ़िल्म जो कि जिसमें मल्टी स्टारर है, इंडस्ट्री के बहुत सारे पुराने दिग्गज कलाकार हैं उसमें, उनके सामने आके खड़ा होता है और उसकी फ़िल्म चलती है, लगभग बराबर में चलती है। और कायदे से देखें तो नॉर्थ से आने वाला लंबे समय के बाद एक स्टार है कार्तिक आर्यन, जो पर्दे पर उभर के आया है। मेरे लिए ये अलग, मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था कि हिंदी प्रदेशों से क्यों नहीं आते हीरो? हिंदी फ़िल्मों के हीरो को अगर आप देखें तो क्या है उसके पीछे लॉजिक, क्या है उसके कारण, कौन हीरो मटेरियल होता है, ये सारे बहुत वो एक अलग विषय होगा, हम उस पे बात करेंगे कभी। वहीं सिंघम अगेन को देखते हुए मुझे निराशा हुई कि तमाम सिंघम को जोड़ने के बावजूद, चाहे उसमें सिम्बा हैं, सूर्यवंशी हैं, टाइगर श्रॉफ के रूप में नए सिंघम भी आ गए हैं। अब ये संकेत दे दिया है कि चुलबुल सिंघम भी आएँगे। बावजूद कहानी नहीं है। कहानी नहीं है उसकी वजह से, और उसके अलावा ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिंघम अगेन प्रोपेगेंडा फ़िल्म है और नए भारत, नया कश्मीर, नई पॉलिसी, भारत सरकार जो वर्तमान सत्ता है उसकी वकालत करते हुए संक्षेप में, लेकिन बहुत ही शातिर तरीके से, बहुत ही कह लें कि चूँकि अच्छे मेकर हैं ये आर्टिकल 370 टाइप के मेकर नहीं है, इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीके से वो आपको रखते हैं सामने और आप कहीं न कहीं उससे प्रभावित हो सकते हैं। अगर आप आम दर्शक हैं, आपको लग सकता है कि नए भारत का नया कश्मीर कैसा हो गया है, या रावण कौन है, या रावण दक्षिण में ही क्यों है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फ़िल्म की व्याख्याओं में अगर आप जाएँगे तो दिखेंगे आपको और आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। रही बात सीक्वल बनाने की, असल में सीक्वल की परंपरा भारत में दिख रही है पिछले 3 दशकों से। कह लें कि सदी की शुरुआत होने के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब तो 3, 4, 5 तक लोग पहुँच गए हैं। सिंघम अगेन ही 5वाँ है, भूल भुलैया 3 तीसरा है, हाउसफुल आने वाला है अभी, और भी बहुत सारी फ़िल्में हैं। नाम गिनाएँगे तो दर्जनों फ़िल्में मिल जाएँगी, जिनके सीक्वल आते रहे हैं। हमारे साथ दिक्कत क्या हुई कि हमने हॉलीवुड से ये टर्म तो लिया सीक्वल का, लेकिन हम उनमें फ़र्क नहीं कर पाए। सीक्वल है, प्रीक्वल है, स्पिन ऑफ है, रीबूट है, रीमेक है। हम सबको एक ही टर्म दे देते हैं सीक्वल।
जबकि इन सब की अलग अलग परिभाषाएं हैं और हमारे यहाँ इनको डिफाइन करके इन पर अलग से बातें नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से काफी घालमेल है और दर्शकों के बीच ये कंफ्यूजन है कि वो जो देखने जा रहे हैं वो फ्रेंचाइजी देखने जा रहे हैं या सीक्वल देखने जा रहे हैं या ये प्रीक्वल आ गया फिर से या फिर ये रीबूटिंग की गई है फिल्म की या कोई स्पिन ऑफ है। स्पिन ऑफ एक फिल्म आई थी तापसी पन्नू वाली जो हे बेबी से निकल के आई थी। हाँ, तो वो फिल्में ऐसी आती रही हैं। इनके चलने की वजह जो आप पूछ रहे थे, वो चलने की वजह मैं यही कहूंगा कि आपके पास एक सेट फॉर्मूला होता है, सेट एक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे आपकी जान पहचान रहती है। हिंदी फिल्मों में कोई भी कहानी कहते समय हम सभी जानते हैं कि डायरेक्टर और लेखक का एक अच्छा समय अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने में जाता है, उनसे दर्शकों को परिचय कराने में जाता है कि ये कैरेक्टर है क्या। लेकिन आप जब सीक्वल बनाते हैं तो उसमें ये आपके कैरेक्टर जाने पहचाने कैरेक्टर होते हैं, आपको पहले से मालूम होता है कि इनकी क्या भूमिका है, ये क्या करने वाले हैं। वहां से एक जान पहचान पुरानी होने से दर्शकों की का भी रिश्ता बना रहता है और वे दर्शक उससे आगे बढ़ जाते हैं फिर, और उनको वो समय बच जाता है। उसके अलावा कारोबार की सिक्योरिटी भी रहती है इसमें। यहाँ सेट एक्टर्स होते हैं, सेट कहानी होती है, सेट राइटर्स होते हैं, पूरी टीम लगभग एक जैसी होती है, तो इनका धंधा भी चलता रहता है। हर दूसरे साल एक सीक्वल ले आओ और उन सारे पुराने लोगों को काम मिल जाता है। कुछ नई चीजें जोड़ो, नए छौंक मारो उसमें, नई कहानी में ट्विस्ट डालो और फिर आगे बढ़ा दो उसको, जिसकी वजह से कई फिल्में गिरती हैं। हाउसफुल की सीरीज में फिल्में गिरी हैं, क्या कूल है हम एक सीरीज आई थी वो दे, ग्रैंड मस्ती मस्ती क्या क्या सब आया था, उसमें देखा होगा आपने कि नई फिल्म वर्क की। तो इस तरीके से फिल्में कई बार वर्क करती हैं, कई बार नहीं करती हैं। जैसे इस बार सिंघम अगेन अपनी तमाम कामयाबी आप म्यूट हो गए हैं अजय जी। वास्तव में हम हाँ, एक हाँ मिनट नहीं, एक अब हाँ बोलिए आपके, हाँ हाँ। नहीं नहीं, अच्छा, मैं कैमरा मेरा घूम गया। नहीं नहीं ठीक है, हाँ। चलिए कोई बात नहीं अजय जी, जब जुड़ेंगे तो हम उनसे दोबारा बात कर लेंगे। संजीत जी मैं आपके पास आता हूँ। अजय जी ने अपनी जो ओपनिंग रिमार्क दिया है टिप्पणी में, उसमें उन्होंने कुछ बहुत दिलचस्प स्थापनाएं की। जैसे उन्होंने एक तो हॉलीवुड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाई हमने हॉलीवुड से ये सीक्वल वाला जो एक पैटर्न है या एक कहने चाहिए ट्रेंड है, ये हमने हॉलीवुड से लिया है, लेकिन हमने उनकी तरह से जो है वो उसको प्रॉपरली कैटेगराइज नहीं किया है। तो वो जो एक बात है। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई हिंदी सिनेमा का जो दर्शक है वो जो है वहां देखने जाता है जब कैरेक्टराइजेशन के आधार पर देखता है, उसकी कैरेक्टर आइडेंटिटी होती है। वो जैसे अब वो सिंघम में जा रहा है तो उसको मालूम है सिंघम नाम का एक कैरेक्टर है, सिंघम को देखने जाएगा, या डॉन फिल्म का सीक्वल देखने जाएगा तो वो उसको डॉन मालूम है, तो वो उसके आधार पर। या भूल भुलैया में जा रहा है तो उसको मालूम है कि मंजुलिका नाम का एक कैरेक्टर होगा जो कि उसके सेंट्रल थीम में कहीं ना कहीं होगा, कुछ ना कुछ इस तरह का मामला होगा। तो एक तो ये बात है। लेकिन जो बात उन्होंने कही वो कमाई वाली बात कही। कमाई वाली जो बात है, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो सीक्वल, क्योंकि अभी हमने अपने जब बात शुरू कर रहे थे तो मैंने स्त्री 2 का जिक्र किया, जिसने कि वाकई में कमाई के इतने ऐसे झंडे गाड़े हैं कि वाकई में लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली कि ऐसा क्या कर दिया इस पिक्चर ने, इतने इतने पैसे कमा लिए। तो आपसे मैं समझना चाहूंगा दर्शकों की एक मतलब बेहतर जानकारी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि क्या ये चीज है, सीक्वल्स का क्या ऐसा मैजिक फॉर्मूला है जो हर एक के फेवर में काम करता है, नहीं दर्शक भी खुश है और निर्माता निर्देशक भी खुश है। और क्या आपको लगता है कि ये जो सिर्फ कमाई का मामला है, जो उन्होंने कहा अजय जी ने एक जिक्र, उन्होंने कहा कहानी का भी जिक्र किया, अगर कहानी नहीं है, जैसे सिंघम अगेन का उन्होंने कहा कि सिंघम अगेन में सितारे तो बहुत हैं लेकिन कहानी शायद उस तरह की नहीं है, या उसमें लोगों को इतना मजा नहीं आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बावजूद अल्टीमेटली तो जो कहानी और प्रेजेंटेशन है वही मैटर करेगा, चाहे वो सीक्वल है या ओरिजिनल फिल्म? जी संजीत जी। हाँ जी, नमस्कार। देखिए, मेरे हिसाब से बिजनेस की बात करने के पहले मैं थोड़ा सा उसको एक प्रस्तावना दे दूं। बिजनेस ये हिंदी सिनेमा में हमने देखा है कि हिंदी सीक्वल जो फिल्म की सीक्वल है ये कभी काम नहीं कर चुकी। अगर आपने नगीना बनाई जो सुपर हिट थी 1986 में,
1989 में उसका रिहैश किया, अपने निगाहें बनाई और वो फ्लॉप हो गई। तो बेसिकली ये आइडिया अमेरिकन है और 30s और 40s में काफी फिल्में बन चुकी है जो सीक्वल्स थी, ज्यादा करके वाडिया मूवी टोन की, जेबीएच वाडिया और होमी वाडिया की फिल्में जो बनी थी, जैसे तूफान मेल, रिटर्न ऑफ तूफान मेल, हंटर वाली की बेटी। लेकिन बाय एंड लार्ज हिंदी पिक्चर में ये सीक्वल का चक्कर कभी चला नहीं है। हालांकि पिछले 20-25 साल से इसने जोर पकड़ा है। अब जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में फरमाया कि स्टार्ट उसका महेश भट्ट ने कर दिया, मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3, राज 1, राज 2, राज 3, धूम की सीरीज आ गई। तो ये यश चोपड़ा और या मैंने कहना चाहिए आदित्य चोपड़ा और महेश भट्ट ने ये सिलसिला शुरू कर दिया। 2002 में राज आ गई, 2004 में मर्डर आ गई और उसके बाद चलते गया। सीक्वल है क्या एक्चुअली? सीक्वल एक तरह से आप देखा जाए तो एक फील गुड फैक्टर है कि भाई ये देखी हुई पिक्चर है और उसके कैरेक्टर्स अपने को मालूम है, उसकी कहानी अपने को मालूम है, बस उसी दायरे में और एक फिल्म आई है तो रीलिव करेंगे जो मैजिक वो पिक्चर ने की थी, उसको हम लोग सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में रीलिव करेंगे। तो शुरुआत तो ऐसे हो गई कि पहले कहानी में इतना मसाला है क्या जो हम लोग बार बार उस पे फिल्में बनाते जाएं और उस कहानी आगे बढ़ाते जाएं। तो हमेशा एक देखा जाएगा कि तो कहानी में कभी भी इतना मसाला होता नहीं है कि भाई आप कहानी को 2-3, अभी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म में तो चलते रहता है या तो टेलीविजन सीरियल में चलते रहता है कि आपने फर्स्ट जनरेशन बता दिया, सेकंड जनरेशन बता दिया, थर्ड जनरेशन बता दिया, लेकिन कहानी कभी वही नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है। दूसरी बात लेवल पे देखा जाए, चलिए कहानी छोड़ दीजिए, लेकिन टाइटल को लेके हम लोग अलग अलग कहानियां पेश करेंगे। जैसे महेश भट्ट ने किया, मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3, बिल्कुल ही अलग अलग फिल्में थी, आप उसको अलग टाइटल भी दे सकते थे, लेकिन आपने क्या किया कि वही मर्डर का मेरा फ्रेंचाइज चल गया है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, भले कहानी आपकी अलग अलग। अभी ऐसा है कि कहानी भी छोड़ दो, टाइटल भी छोड़ दो, अभी हम लोगों ने हॉलीवुड से सीक्वल के जगह एक नया टर्म लिया है, वो है यूनिवर्स। जो मार्वल यूनिवर्स आया वैसे हम लोगों ने यूनिवर्स ले लिया है। जैसे रोहित शेट्टी ने अपना कॉप यूनिवर्स बनाया है, दिनेश विजन ने अपना हॉरर यूनिवर्स बनाया है, यशराज ने अपना स्पाई यूनिवर्स बनाया है। अच्छा, यूनिवर्स में एक मजे की बात ये है कि आप उसमें टाइटल भी वो देने की जरूरत नहीं है, जैसे मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3 की। लेकिन सिंघम में क्या हो गया, अभी ये जो पॉप यूनिवर्स है उसका, पुलिस यूनिवर्स है, उसमें क्या है, पहली फिल्म आई थी सिंघम, उसके बाद आई सिंघम रिटर्न्स, लेकिन तीसरी फिल्म आ गई सिम्बा, जिसमें आपने एक नए पुलिस ऑफिसर को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है रणवीर सिंह। फिर वो जब ओरिजिनल सिंघम से मिलता है तो आपने उसको सूर्यवंशी नाम दे दिया, फिर उसके बाद अभिनव आपने सिंघम अगेन करके टाइटल दे दिया। तो ये यूनिवर्स में है कि आपको टाइटल रिपीट करने की भी जरूरत नहीं। दूसरा एडवांटेज ये हो गया है कि आप बहुत आगे तक प्लान कर सकते हैं। जैसे यशराज, बिकॉज इट हैज द मनी, यशराज ने प्लान किया, चलो भाई टाइगर 1, 2, 3 आ गई, वॉर 1 आ गई, फिर उसके बाद पठान आ गई, तो अभी उन्होंने प्लान किया कि वॉर 2 आपकी 225 में आएगी, पठान 2 आपकी 226 में आएगी और टाइगर वर्सेस पठान आपकी 227 में आए 2027 में आएगी। सो आपने 25, 26, 27 अगली 3 पिक्चर का एजेंडा तय कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है माहौल वही रहना है, कैरेक्टर्स वही रहने हैं, स्टोरी मोरलेस वही रहनी है। तो ये आपका प्लानिंग हो जाता है। तो इसमें क्रिएटिविटी कोई बात नहीं है कि भाई हम लोग कुछ क्रिएटिव बना रहे हैं ना, पूरा बिजनेस की बात है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले बार भी बात किया कि क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है या बिजनेस इंपॉर्टेंट है। आजकल के जमाने में बिजनेस इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट मैटर फ्रॉम वेयर द मनी इज कमिंग। ये सब लोगों के यूनिवर्सिटीज में सबसे सक्सेसफुल कौन रहा है, और अगर बिजनेस की बात है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से सबसे सक्सेसफुल इसको एक्सप्लॉइट करने में जो रहा है वो है रोहित शेट्टी। उसकी गोलमाल भी अभी आई थिंक हाईएस्ट नंबर बन गया, पांचवी फिल्म रिलीज हो गई उसकी, गोलमाल 1, 2, 3, 4, 5, मतलब वो जो गोलमाल अगेन, गोलमाल फिर से पांचवी थी और 6 का वो प्लानिंग कर रहा है। उसकी दूसरी सक्सेसफुल है उसकी कॉप यूनिवर्स है।
मतलब वो तो खाली फिल्में नहीं है, अभी फ्रेंचाइजिंग ऐसे चलता है कि मोर इम्पोर्टेंट देन द फिल्म इज मर्चेंडाइजिंग, और मर्चेंडाइजिंग के साथ साथ आप वीडियो गेम्स लेके आए हैं, एनिमेटेड सीरीज आई है। अगर आप इसका रोहित शेट्टी का पॉप यूनिवर्स ही देखे तो चलो 5 फिल्में बन गई है, उसके साथ 3 एनिमेटेड सीरीज बनी गई है, उसके साथ 8 वीडियो गेम्स आ गए हैं। इसका ये मतलब है कि खाली फिल्म का बेस नहीं है, उसमें मर्चेंडाइजिंग भी आ गया है, उसमें कॉमिक्स भी आएंगे, प्रिंट मीडिया आएगा, एनिमेटेड सीरीज भी आ गई। मतलब आप एवरी एस्पेक्ट ऑफ मीडिया को एक्सप्लॉइट करके आप वो यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि सबसे सक्सेसफुल अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ फैलाव तो रोहित शेट्टी है। बिजनेस की बात रही तो मैं आपको थोड़े आंकड़े गिनवा दूं इसमें से। देखिए, सबसे मैक्सिमम खर्चा यशराज ने किया, ये तो मेरे इंटरनेट के फिगर्स हैं, मेरे पास तो आते नहीं है आजकल फिगर्स। यशराज की अगर स्पाई यूनिवर्स देखी जाए तो 5 फिल्मों में उनका इन्वेस्टमेंट हो गया है 935 करोड़ एंड रिटर्न इज 2892। बिग कंपनी है, माल ज्यादा डाला है और रिटर्न भी उनको ऑलमोस्ट थ्राइस द अमाउंट आ गया है। अगर आप रोहित शेट्टी की पॉप यूनिवर्स देखी तो 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 1100 करोड़ की कमाई हो गई है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स अगेन। बट मेरे हिसाब से सबसे सक्सेसफुल है जो सबसे लोएस्ट लेवल पे है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज दिनेश विजन की जो हॉरर यूनिवर्स है या सुपरनैचुरल यूनिवर्स है, जिसमें स्त्री 1 स्त्री 2 भेड़िया मुंजिया जो आई है, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट आज तक हो गया है 235 करोड़ एंड द रिटर्न इज 5 टाइम्स, दैट इज 1287 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि आंकड़ों से, अब देखिए ये सब एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री में एक्चुअल फिगर्स मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये तो अभी तो ये इंटरनेट की वजह से बहुत सारे लोग अटकने लगाते रहते हैं, इसमें इतना पैसा गया, इतना बाहर निकला। एक हमारे जमाने में क्या था, ट्रेड गाइड था, फिल्म इंफॉर्मेशन था, और वीक टू वीक फिगर्स आते थे, उसमें भी मैनिपुलेशन होता था, क्योंकि उसमें अगर आपको फिल्म को सक्सेस दिखाना है तो आपने बम्बई के थिएटर्स ले लिए और दिखा दिया कि भाई कम थिएटर्स में इतना पैसा हो गया। अगर आपको सक्सेसफुल नहीं दिखानी है तो आप थोड़े सबर्ब्स के थिएटर भी इंक्लूड करके दिखा देते भाई इतनी कमाई होगी। तो ये सब मैनिपुलेशन की बातें हैं, तो वी शुड टेक दिस फिगर्स एट फेस वैल्यू। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि इसमें मेरे हिसाब से जो फैलाव के तरफ से देखा जाए तो रोहित शेट्टी हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल, बट कमाई बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो दिनेश विजन की हॉरर यूनिवर्स ने 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वी हैव। जी, आपने जी बहुत शुक्रिया, आपने जो ये बात कही कमाई की बात आपने, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, क्रिएटिविटी की बात कही। इस बात को अजय जी ने भी उठाया था और आज मैं उसी थ्रेड को लेकर के आपके पास आ रहा हूँ कि ये जो क्रिएटिविटी का सवाल है, जैसे बहुत विस्तार से संजीत जी ने बताया कि कैसे रोहित शेट्टी की फिल्म है उसमें उन्होंने तो एक मर्चेंडाइज क्रिएट कर दिया, यानी आज की तारीख में ये है कि आपको कैसे अपने ऑडियंस को कैप्टिवेट करना है और कैसे एक मार्केट क्रिएट कर देनी है अपने प्रोडक्ट के इर्द-गिर्द, कि जो भी आदमी है जिस भी उम्र का, जैसे बच्चा है तो उसको कॉमिक्स भी मिल जाए, उसको कोई खिलौना भी मिल जाए, उसको वीडियो गेम भी मिल जाए, सारा सब कुछ हो जाए, तो हर तरह से ऑडियंस है उसको माइंड को कैप्चर कर लो। लेकिन क्या इस सब में क्रिएटिविटी कहीं पीछे छूट जाए? जैसे कि अजय जी ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में जब उन्होंने दोनों फिल्मों का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि सिंघम अगेन जो है उसमें ये समस्या है कि लोग तो बहुत सारे आ गए, लेकिन जो होना चाहिए था, दर्शक जो देखना चाह रहा था या जो उसका होना चाहिए, जिस तरह उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है सत्ता के साथ बहुत शातिराना ढंग से जुगलबंदी करते हुए चीजों को पेश किया गया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सीक्वल की ये सब चीजें जो है, सीक्वल की आड़ में आप इस तरह की चीजें भी करते हैं क्या? ये इससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो क्रिएटिविटी उसके साथ समझौता किया जाता है? निश्चित तौर पर, मतलब एक तो सीक्वल एक गारंटी होता है फिल्म मेकर्स के लिए भी कि एक ब्रांड है सिंघम या हाउसफुल या व्हाटएवर, एक ब्रांड है, और दर्शकों के लिए भी कि उसको पता है कि इस ब्रांड के अंडर में ये देखने जा रहा हूं। तो ये दोनों की तरफ से गारंटी होती कि है भाई एक सक्सेसफुल फिल्म का सिक्वल आ रहा है, वो सिंघम आ रहा है तो उनको पता है वो बाजीराव सिंघम देखने जा रहे हैं और ऐसा ऐसा होगा, या हाउसफुल देखने जा रहे हैं तो कॉमेडी देखने जा रहे हैं, या स्त्री देखने जा रहे हैं तो हॉरर कॉमेडी देखने जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से गारंटी है, इनकी तरफ से बिजनेस की गारंटी है और इनकी तरफ से जो वो माल देखना चाह रहे हैं, जिस तरह का
उनका एपेटाइट है, वो देखने जा रहे हैं, वो गारंटी है कि यही मिलेगा। लेकिन ये पानी पतासा वाला होता है ना, कि जब शाम को एक कॉन्सेंट्रेट माल थोड़ा सा नीचे बच जाता है और अचानक कोई कस्टमर आ जाता है, फिर वो थोड़ा पानी मिलाता है, फिर वो निकाल देता है, फिर आता है। तो जो अल्टीमेटली क्या है, वो माल का बेस्वाद होते जाना है उसको। अगर आप सिंघम अभी ये देखें, बिजनेस नो डाउट अभी इस बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है सिंघम रिटर्न, और करती रहेगी क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत सारे आधा दर्जन स्टार्स हैं जिनके इंडिविजुअल बॉक्स ऑफिस है, तो बिजनेस तो बहुत अच्छा करेगी। लेकिन अगर सिनेमेटिक उसका रिव्यू किया जाए तो सिनेमा कहाँ है? सिनेमा आप वो कैरेक्टर्स को स्टेब्लिश करते करते आपने अब वही अच्छा वो हेलीकॉप्टर से आएगा, अरे तो आएगा भाई, अब वो उसके लिए पूरा 2 सीन थोड़ी दो गया, सिनेमा है। लेकिन अब वो सिनेमा के मायने बदल गए, जैसे सर ने कहा कि अब ये बिजनेस हो गया है। अब सिनेमा आर्ट वार्ट का कोई लोचा नहीं बचा लाइफ में, सिनेमा बिजनेस है। तो बिजनेस को हर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सक्सेसफुल किया जाए, वो मतलब काउंटर पे सेल्स गर्ल्स खड़ी की जाए या लाइटिंग लगाई जाए, उससे मतलब है माल क्या बेच रहे हैं उससे मतलब नहीं, शोरूम झकाझक होना चाहिए। तो शोरूम झकाझक है, माल क्या बेचा जा रहा है उसकी आप गारंटी ना लीजिए या उसके बारे में बात ना करें। शोरूम बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जैसे सिंघम की अगर मैं बात करूं तो आपने आधा दर्जन लोगों को सेटल करने में कितना टाइम लगा, और आप सब, जबकि सबको पता है कि वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर भी आप उसको एंट्री स्टेब्लिश कर रहे हो, उसके कैरेक्टर को स्टेब्लिश कर रहे हो, और कहानी फिर वहीं पे। हम सिनेमा की बात, अब के कमर्शियल सिनेमा जो चल रहा है उसमें बहुत मुश्किल है, मतलब बाहुबली जैसी फिल्में जिसमें आपको दोनों सुख मिलते हैं, ऐसे बहुत कम फिल्में आती हैं। अब सिनेमा एज ए बिजनेस, वो उसका सीक्वल बनेगा कि नहीं, वो किस पैमाने पे बिजनेस करेगी, जैसे पहले नहीं होता था किसी समय कि भाई 80s 90s में एक आइटम नंबर तो होना चाहिए यार, आइटम नंबर के बिना फिल्म नहीं बिकेगी, वैसे अब हो गया है कि माल बेचा कैसे जाएगा, अल्टीमेटली सेल। हर मतलब अब जो बॉक्स ऑफिस फिगर्स भी आते हैं उसमें कोष्टक में बड़ा सुंदर वो लिखा जाता है, इंक्लूडिंग द पार्टी इंटरेस्टेड। मतलब जो हीरो ब्रांड एंडोर्स कर रहा है, वो जो बल्क बाइंग हो रही है कारपोरेट से, वो भी अब बॉक्स ऑफिस के फिगर्स में आ रहा है ना कि इंटरेस्टेड पार्टीज। तो अब, और सर ने जैसे बताया कि उसका मर्केंटाइजिंग भी बनेगा, उसके कॉमिक्स भी बनेंगे, उसका एनिमेशन भी बनेगा, तो हर तरफ से बिजनेस को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए, इसमें कोई गलत मैं नहीं मानता, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो बिजनेस होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वो सिनेमा जो है ना, मतलब अनीस बज़मी साहब आरके के स्टूडेंट है, राज कपूर के स्टूडेंट है, वो पूरी फिल्म उन्होंने कमर्शियली निभाई, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास उनको रहा आखिरी तक। और मैं अभी बताना नहीं चाहूंगा, जैसे अजय जी ने कहा, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ बात कहने की कोशिश करना, या एक फिल्म मेकर का जो एक सोशल रिलेवेंस है, एक सामाजिक दायित्व है, वो निभाए रखना, कहीं ना कहीं एक बात कहने का माध्यम, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि सिनेमा कहीं ना कहीं असर डालता है, तो वो असर कहीं ना कहीं आपके सिनेमा के माध्यम से अच्छा हो, कहीं ना कहीं समाज का उससे रिलेवेंस हो, ये कोशिशें अब थोड़ा सा मुश्किल होते जा रही है। वो क्रिएटिविटी में पानी कम में कहाँ जा रहा है सिनेमा, उस सिनेमा को ध्यान रखना बहुत जरूरी है अमिताभ। बहुत शुक्रिया पराग, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है क्रिएटिविटी वाली, और आपने जो उदाहरण दिया पानी वाला, वह मैं धनंजय आपके पास आता हूँ। जो बात अभी पराग जहां पर लेकर आए हैं कि भाई ठीक है बिजनेस तो जरूरी, अच्छी बात है बिजनेस को, लेकिन जो उसमें आप अल्टीमेटली जिस तरह से घालमेल करते हैं, क्योंकि आप पटकथा लेखन की विधा से जुड़े हैं, आप निर्देशन की विधा से जुड़े हैं, आपने सिनेमा में उस तरह की भूमिका निभाई है सिनेमा के निर्माण में, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा ये जो सीक्वल का पूरा एक फंडा है, आपको क्या लगता है कि दर्शक क्या देखने, क्योंकि हमारे यहाँ सिनेमा जो है बेसिकली कैरेक्टर ड्रिवन है, और सीक्वल तो पूरी तरह से कैरेक्टर ड्रिवन है। यानी अगर सिंघम है तो सिंघम की वजह से लोग जाएंगे देखने, और सिंघम में अजय देवगन है तो अजय देवगन को देखने जाएंगे, या फिर उनको लगता है कि नहीं भाई भूल भुलैया है तो वो वहां मंजुलिका का कुछ मामला होगा तो मंजुलिका की वजह से देखने जाएंगे, या और डॉन है तो डॉन को देखने जाएंगे, या हेरा फेरी है तो वहां पर अक्षय कुमार वगैरह को देखने जाएंगे। तो आपको क्या लगता है ये कैरेक्टर ड्रिवन है, इस वजह से लोग देखने जाते हैं,
या कि कोई एक कहानी को लेकर के उत्सुकता रहती है कि भाई पिछली बार ये दिखाया था, इस बार इसमें देखते हैं क्या दिखाएंगे, और अगर वो नहीं मिलता है तब क्या होता है धनंजय? कहानी जो है वो पैक में तो रहती है, कहानी नहीं रहती ऐसी बात नहीं है। और अजय जी ने शुरुआत में जो कहा कि कहानी जब नहीं होती तो फिल्म वो चल नहीं पाती, लेकिन फ्रंट में तो रहता है, कैरेक्टर ही रहता है, वो हीरो रहता है, जो अजय देवगन हो, अमिताभ बच्चन हो, या जो भी हीरो। अब देखिए, मैं तो ये भी सोच रहा था जब आपने बात शुरू की और अजय भाई बोल रहे थे कि एक तो हमारी फिल्में जो बनती है, हिंदी सिनेमा जो जिस पर आज की तारीख में खास करके जो आधारित है, उसमें बड़ा रोल है। कमर्शियल फिल्म बनाते हैं और अब आप कहते हैं कि एंटरटेनमेंट ही हमारा मुख्य काम है। सिनेमा का मुख्य काम क्या है? एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट कैसे करें? एंटरटेनमेंट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप स्टार को ले लीजिए, स्टार की वजह से उनके दर्शक हैं, स्टार की वजह से फिल्मों की एक बड़ी पब्लिसिटी हो जाती है, और जब कोई फिल्म उस स्टार की हिट हो जाती है तो वो फिल्म फिर एक काम करने लगती है कि अरे क्या कमाल फिल्म थी, अच्छा 2 बना दिया है तो जरूर कुछ आगे बढ़िया और बढ़िया किया। ये एक जो अजय भाई ने शुरुआत में भी कहा कि ये एक मिलता है। फिर देखिए, हमारा हिंदी सिनेमा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैरेक्टर ओरिएंटेड फिल्म हम बनाते हैं कि फिल्म की कहानी बनाते समय पहले हम हीरो तय करते हैं, प्रोटेगनिस्ट तय करते हैं, फिर उसके एक तय करते हैं कि उसको लेके कहाँ जाना है, फिर तय करते हैं उसकी जर्नी कैसे होगी, यही तय करते हैं हम कहानी बनाते समय। कहानी एक हम कुछ बात कहनी हो उसके लिए एक कहानी सोचते हैं, फिर उसमें एक कैरेक्टर आता है, उस तरह से हम कहानी बनाते नहीं। हम पहले सोच के चलते हैं कि इसमें अमिताभ बच्चन हीरो होंगे या अजय देवगन हीरो होंगे या अनिल कपूर हीरो होंगे या शाहरुख खान होंगे या कौन होंगे, ये हम कहानी बनाते समय ये सोच के चलते हैं। हमारी कहानी बिकी चाहे नहीं बिकी वो सेकेंडरी, हमारी कहानी में पहले होता है अच्छा एक अजय देवगन को लेकर के कहानी बनाते हैं, तो अजय देवगन की जो इमेज है, इसलिए आप देखिएगा हिंदी सिनेमा में ज्यादातर स्टार जो है अपनी इमेज में फंसे रहते हैं और इमेज को लेकर के ही स्टारडम उनका खड़ा होता है और उसी से उनको पैसा भी आता है। बाकी दूसरे तरह की फिल्में वो भी नहीं करना चाहते। जो प्रयोगधर्मी एक्टर होते हैं आमतौर पे वो बड़े स्टार नहीं बन पाते। ये एक खास होता है हमारे हिंदी सिनेमा में, हम एकदम बंधे हुए हैं पूरा का पूरा एक इमेज में, या कहिए कि एक जो बाउंड्री बनाते हैं एक हीरो के साथ, उसमें बंधे होते हैं। अब फिर क्या होता है, जब हम कहानी उस तरह से सोचते हैं तो फिर अब उसका जब सीक्वल बनाते हैं तो कहानी हमारे पास होती नहीं। सीक्वल बनाते समय हमारे पास मूल होता है वो कैरेक्टर, जो जो कैरेक्टर कुछ कमाल काम किया। जिसे सीरियल में क्या करते हैं, सीरियल में कैरेक्टर जो बढ़िया काम कर रहा होता है, जिस कैरेक्टर के तरफ दर्शक देख रहे होते हैं, उस कैरेक्टर का रोल बढ़ा दिया जाता है। सीरियल में यही होता है, सिनेमा में भी सीक्वल में वही करने लगे कि जिस कैरेक्टर ने कुछ अच्छा सा ये दिखाया, कुछ लग गया कि हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, तो उसको हम एक्सटेंड करते हैं। लेकिन इस एक्सटेंशन में गैग्स तो आ जाते हैं, जैसा पराग भाई बोल रहे थे कि एक कॉमेडी है या फलाना हॉरर है, तो वो गैग्स तो बन जाते हैं लेकिन कहानी उसमें छूट जाती है। जब आप सीन को हाईलाइट करने लगते हो तो कहानी आपके नीचे छूट जाती है। और जिस तरह की कहानी हम एक समीक्षक के नाते या एक पत्रकार के नाते या गंभीर दर्शक के नाते हम कहानी को जिस तरह से हम समझते हैं, उस तरह की कहानी हिंदी सिनेमा में चलती नहीं। और जो उस तरह की फिल्में बनती है, कुछ फिल्में आती है लेकिन कितनी फिल्में आती है, 2-4 फिल्में आती है साल भर में, उसकी चर्चा भी होती है, हालांकि चले नहीं चले वो सेकेंडरी है। लेकिन ज्यादातर फिल्में जो बनाते हैं लोग, उनके पास यही होता है कि कुछ स्टार, एक अच्छा स्टार पकड़ ले, कुछ गैग्स बना दे, कुछ कॉमेडी सीन, कुछ ऐसे सीन, कुछ एक्शन सीन, और उसके बाद दर्शक उसमें आप अपने आप उलझ जाएगा। और चूंकि दर्शक हमारा मूल तौर पे आज दर्शक यूथ है, तो यूथ किस बात से आता है, यूथ किस तरह की फिल्में देखना पसंद करता है, उस तरह के एनालिसिस करते हैं वो। तो मुझे लगता है कि कहानी पर सबसे कम ध्यान होता है, सबसे ज्यादा ध्यान होता है स्टार पे, और स्टार का वो कैरेक्टर जो हिट हो गया है उसको कैश करने के लिए फिल्म बनाते हैं। एक और बात, जो क्रिएटिविटी की बात पराग भाई कर रहे हैं, आप भी लगातार कर रहे हैं, क्रिएटिविटी बेसिकली क्या है, रचनात्मकता है क्या? तो रचनात्मकता आती कहाँ से? तो एक मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब प्रभास जोशी थे, प्रभास जोशी ने को मैं एक जगह सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि हम गांवों से किरदारों की, अनुभवों की, या जो कहानी है उसकी पोटली बांध करके लाते हैं और शहरों में आकर के उसको हम खर्च करते हैं। शहरों में आप देखिए कि कोई भी आदमी जिस जोन में रह रहा है, समझिए कोई बांद्रा साइड रह रहा है, तो बांद्रा साइड रह रहे लोगों को नहीं पता है कि वहाँ जो है, जो दहिसर में झोपड़पट्टी है उसमें उसमें किस तरह से लोग रह रहे हैं, या दहिसर में जो जो बिल्डिंगों में लोग रह रहे हैं उनको किस तरह की परेशानियां हैं। तो वो अनुभव, जो रियल अनुभव है, वो कमजोर है, उसकी जगह पे वो अपने हिसाब से कल्पना करते हैं और वो कल्पना के हिसाब से कहानी बनाते हैं। और उनको लगता है कि वो जो कल्पना कर रहे हैं, वहां पे राह चलते देख लिया कि बांद्रा के
जो झोपड़पट्टी कुछ इलाका है ईस्ट में, उसमें किस तरह से लोग रहते हैं। लेकिन उस तरह से आप जो है रियल कहानी नहीं बना सकते। वो आप अपनी एक कहानी बना सकते हो, लेकिन आम आदमी उससे कनेक्ट हो जाए वो कोई जरूरी नहीं। और फिर एक होता है कि दर्शक भी हमारे उसी तरह से बटे हुए हैं। और ज्यादातर जो अब तो फिल्में बहुत महंगी हो गई है, जिस तरह से पैसे लगते हैं, अब देखिए छोटे शहरों में फिल्में इस तरह के चल नहीं पाती। तो बड़े शहरों में भी एक कॉर्पोरेट जो जहाँ पे सिनेमा हॉल है, उस तरह की फिल्में चलती हैं। और उस फिल्मों में भी क्या होता है, ज्यादातर मॉल उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो एंटरटेनमेंट कहानी देखने वाले लोग भी बहुत कम जाते हैं, और इसीलिए क्रिएटिविटी जो है धीरे धीरे फिसलती जा रही है। और वैसे राइटर्स भी अब बहुत कम आते हैं। जिससे समझिए, मैं एक और उदाहरण दूं कि राइटर एसोसिएशन लगातार ये अजय भाई को भी पता है और पराग भाई को भी पता है कि राइटर एसोसिएशन लगातार ये कोशिश कर रहा है पिछले कुछ सालों से कि हम नए राइटर्स को यहाँ इंट्रोड्यूस करें, उनकी कहानियां हम मंगवाते हैं। हम अपने राइटर एसोसिएशन के जो हमारे राइटर्स हैं, उनसे हम कहानियां मंगवाते हैं कि आप कहानियां भेजिए। और कहानियां भेजने के बाद उसको हम छटनी करते हैं कि 800-1000 कहानी आ गई, उसमें छांटते हैं, 40-50 कहानियों तक पहुंचते हैं, फिर उसको स्क्रिप्ट में डलवाते हैं। फिर स्क्रिप्ट हम तय करते हैं, और उसके बाद जो है अच्छे स्क्रिप्ट को तय करने के बाद हम 40-50 जो इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, उनको हम एक मंच के तहत राइटर एसोसिएशन लेकर के आता है और उनके साथ इंटरेक्शन करवाता है। मतलब प्रोड्यूसर और कहानीकार दोनों आमने सामने बैठ करके अपनी कहानी शेयर कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। ये एक माहौल हम लोगों ने राइटर एसोसिएशन ने बनाया है। लेकिन हमारा अनुभव ये नहीं है कि हमारे राइटर की कहानी को प्रोड्यूसर ने लिया है। वो अगर वो पूछेगा कि अगर आप हर साल 25-30 कहानियों को अगर आप छांटते हैं, तो क्या उन कहानियों पे फिल्म बनी? हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे थे राइटर एसोसिएशन में कि हम जिस तरह की कहानियां छांटते हैं, क्या उस तरह की कहानियों पर फिल्म बनाना चाहते हैं? हम क्रिएटिविटी को ध्यान रखते हैं कि क्या कौन नई बात कह रहा है, क्या पटकथा ऐसी है जिस पटकथा में जो रियल होना चाहिए, जिस तरह से पटकथा लिखी जानी चाहिए उस तरह से पटकथा लिखी गई है कि नहीं गई है, कहानी को जिस तरह से शुरुआत दी गई उस तरह से उसको क्लाइमेक्स तक ले जाया गया है कि नहीं जाया गया, ये सब चीज हम तौलते हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर फिल्में बनाते हैं, क्या उन कहानियों को उसी तरह से लेते हैं? प्रोड्यूसर क्या ज्यादातर ये हुआ है कि वो उनको एक राइटर मिल जाता है जिसके पास सेंस है, जो अच्छी कहानी कर सकता है, कहानी को अलग डेवलप कर सकता है। लेकिन फिर प्रोड्यूसर अपनी कहानी दे देते हैं, जो हीरो की कहानी है या किसी फिल्म की कहानी है, कि ये लीजिए, इसको हम डेवलप कीजिए। तो राइटर्स को काम तो मिल जाता है, लेकिन राइटर्स की कहानी नहीं बिक पाती है। ये जो है, जो मैं प्रैक्टिकल अनुभव आपको बता रहा हूँ, इससे समझिए कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी की कितनी जगह है। जी जी जी, बहुत आपने बहुत बड़ी बात कही है कि काम मिल जाता है लेकिन कहानी नहीं बिक पाती। अजय जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। यहाँ पर बात जब संजीत जी ने की थी तो उन्होंने हॉलीवुड का जिक्र किया था और सीक्वल्स आपने भी उसका उदाहरण दिया था। मैं आपसे थोड़ा एक आम दर्शक की समझदारी के लिए थोड़ा उसकी मैं चाहूंगा कि आप उसको थोड़ा और विस्तार से बताएं कि हॉलीवुड के सीक्वल्स में और हमारे यहाँ जो सीक्वल्स बनते हैं उनमें फर्क क्या है। जैसे हॉलीवुड, जो मेरी अपनी समझ है, मैं देखता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ कैरेक्टर ड्रिवन सीक्वल्स ज्यादा बनते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि भाई सिंघम है तो सिंघम है, या डॉन है तो डॉन है। हॉलीवुड में कैरेक्टर ड्रिवन सीक्वल्स भी हैं और थीम ड्रिवन सीक्वल्स भी हैं। जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो है वो थीम ड्रिवन कहानी है, जुरासिक पार्क थीम ड्रिवन कहानी है, लेकिन होम अलोन जो है वो कैरेक्टर ड्रिवन है। उस तरह के जो सीक्वल्स बनते हैं, और वो अब दोनों चलते हैं, दोनों खूब कमाई भी करते हैं। हमारे यहाँ जो है वो जैसा कि बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, कैरेक्टर ड्रिवन सीक्वल की ही बात कर रहे हैं, और उसमें चूंकि एक दर्शक का उससे एक जुड़ाव हो जाता है उस किरदार से। जैसे मुन्ना भाई है, अब वैसे अगर अरशद वारसी और संजय दत्त की कोई फिल्म बनाई जाए तो शायद उतना लोगों को याद नहीं आया, लेकिन जैसे मुन्ना भाई का नाम लेते हैं तुरंत सबको पता है, हाँ मुन्ना भाई, मुन्ना भाई। तो लगता है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस अच्छी बनी थी तो लगे रहो मुन्ना भाई भी अच्छी बनेगी, और शानदार बनी है तो लगे रहो मुन्ना भाई भी चूंकि अच्छी बन चुकी है, इसलिए तीसरी फिल्म अगर कोई आती है तो उसके बारे में लोगों की एक्सपेक्टेशन नेचुरली हाई रहती है। आप क्या कैसे कैटेगराइज करेंगे, थोड़ा मतलब इसको थोड़ा समझाएं कि दर्शक जो है उसकी समझदारी के लिए कि भाई कैसे उसको ये फर्क पता चलना चाहिए कि हाँ दोनों तरह के सीक्वल्स जो बनते हैं उनमें क्या अंतर है, और उससे उससे क्या फर्क पड़ता है दरअसल सिनेमा मेकिंग को लेकर के और दर्शक की समझदारी को लेकर। जो बात यहाँ धनंजय ने भी लास्ट में उठाई क्रिएटिविटी वाले कि भाई कहानी तो बिक जाती है लेकिन जो है वो उसमें काम जो है वो उस तरह से नहीं मिलता है। जी निश्चित रूप से ये दिक्कत है हमारे यहाँ कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम सीक्वल बना रहे हैं कि पुरानी फिल्म की रीबूटिंग कर रहे हैं या हम रीमेक कर रहे हैं। रीमेक वाली डॉन में जैसे बात आई थी, या और भी फिल्मों की बात आती है, या साउथ से फिल्में आती है। दृश्यम का सीरीज है, दृश्यम रीमेक हुई, उसके बाद से सीक्वल बनने लगे उसके। और सिंघम खुद रीमेक है, उसके बाद सीक्वल में आ गया है ये। जबकि ओरिजिनल जो है सूर्या जी अभी तक दोबारा सिंघम के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे वो आगे लेके जाए सीक्वल उसको। तो वो तो एक समस्या है हमारे यहाँ।
कि हम कैसे इसको करें। आपने राजकुमार हिरानी का नाम बहुत अच्छा लिया। राजकुमार हिरानी क्या एक कंटेंट है, चाहे उनके मुन्ना भाई एमबीबीएस हो या लगे रहो मुन्ना भाई, दोनों के किरदार एक जैसे हैं। वो वहाँ सर्किट भी है और मुन्ना भाई भी है, लेकिन कहा कथा भूमि बदल जाती है, एकदम मैसेज बदल जाता है। तो उससे एक नवीनता भी वहां दिखती है। उन किरदारों को नए हालात में डाल करके जब वे पेश करते हैं राजकुमार हिरानी, तो आपको एक नवीनता का एहसास होता है। जो जल्दबाजी वाले फिल्म मेकर्स जो हैं, जो प्रपोजल वाले फिल्म मेकर्स हैं, उनके यहाँ इसकी दिक्कत है। दूसरे, अभी के समय में पिछले 10 सालों में माफ करेंगे, हम लोग मीडियोक्रिटी का खूब मजा लेने लगे हैं। हम लोग मीडियोक्रिटी में भयंकर किस्म से डूबे हुए हैं। और अब तो मैं कह रहा हूं कि औसत में जो श्रेष्ठ है, औसत में जो बेस्ट है वही श्रेष्ठ है। तो तमाम औसत के बीच में ये एक अच्छा तो होगा ही ना थोड़ा सा। तो उस अच्छे को ही हम मान लेते हैं कि ये अब इससे बेहतर है, उसको डिस्टिंक्शन दे देते हैं। तो अभी 40% मार्क्स ला करके आप डिस्टिंक्शन ले सकते हैं। वो वाला दौर चल रहा है। कहानियों पर कोई एलिमेंट या कहानियों पर कोई बैठकी नहीं है, नैरेटिव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये वीएफएक्स और सीजीआई ने आकर के एक ऐसा बंदर के हाथ में नारियल थमा दिया है उन्होंने, जिसको जैसे जो चाहे वो इस्तेमाल कर रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रही है कि वीएफएक्स का क्या इस्तेमाल। और दूसरा, टेक्नीशियन कहते भी हैं कि सर आप कल्पना कीजिए ना, केवल आप कल्पना कीजिए कि क्या करना है, हम उसको करके दिखा देंगे पर्दे पर। और फिर हमारे लेखक और निर्देशक सोचते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो जाए, भले ही उसका तार्किक अनुमिति बनती हो कि नहीं बनती हो किरदारों के साथ, भले ही कथा का तार्किक विकास होता हो कि नहीं होता हो, लेकिन वीएफएक्स और सीजीआई के थ्रू वो सारी चीजें कर ली जाती है। और पर्दे पर कहीं ना कहीं वो चमक, वो जो एक नई त्वरा पैदा होती है फिल्म देखते हुए, एक नए किस्म का स्फुरन होता है दर्शकों को, उसमें दर्शक मजे लेने लगे हैं। और जो नई पीढ़ी के दर्शक हैं, आप देखें कि नई पीढ़ी के दर्शक बहुत ज्यादा लगाव नहीं महसूस कर रहे हैं हिंदी फिल्मों से, खास करके शहरों में। शहरों का युवा दर्शक अब हिंदी फिल्मों से लगभग अलग हो चुका है। ये तो लंबा विषय है, हम लोग बात भी कर रहे हैं कि वो थिएटर ही नहीं जा रहे हैं। कभी कभी ऐसे दिवाली के मौके पर या इवेंट फिल्म आ जाती है, तब वे थिएटर में पहुंच जाते हैं। अन्यथा थिएटर में अब फिल्में चल नहीं रही हैं, क्योंकि दर्शक गायब हैं। वही सारी चीजें ओरिजिनल तरीके से उनको अगर विदेशी फिल्मों से मिल जाती है, तो फिर वे क्यों आपकी फिल्में देखेंगे, और वो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर उनको मिल रही है। तो ये दिक्कत हमारे यहाँ पैदा हो चुकी है, जिस क्रिएटिविटी की बात आप क्रिएटिविटी की खोज कर रहे हैं और जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी सचमुच गायब है हिंदी फिल्मों से, खास करके सीक्वल वाली फिल्मों से। क्योंकि वहाँ जी कुछ नया करते हैं यार, कुछ नया करने में एक नया किरदार खड़ा कर देंगे, कोई एक नया ट्रिक दे देंगे, एक नया कोई पेच जोड़ देंगे। और ये कई कई बार मुझे लगता है कि ये नानी की कहानियां जो होती थी ना, तो नानी को जो ओरिजिनल कहानी थी वो याद नहीं रहती थी। तो नानी अपने पोते को कहानी सुनाते समय कोई एक नया किरदार गढ़ लेती थी, और फिर वो कहानी आगे चलती रहती थी। बच्चे का भी इंटरेस्ट बना रहता था, राक्षस एक नए रूप में आ जाता था। तो ये सीक्वल में ये राक्षस आते रहेंगे और वो हमें चौंकाते रहेंगे। जी अमिताभ। बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी बात कही, नानी की कहानी। मुझे संजीत जी आपके पास आता हूँ। वो अजय जी जब बोल रहे थे तो मुझे वो कहावत याद आ गई जो हम लोग बचपन से सुनते थे कि कहीं कीट कहीं करोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये क्या आपको लगता है सीक्वल में जो अजय जी बता रहे थे उससे तो मुझे ऐसा लगा कि लगभग ऐसा ही होता है कई बार कि हाँ आपने एक किरदार नया खड़ा कर दिया और थोड़ा बहुत उसके इर्द गिर्द जो है वो कुछ अपने बना कर, जो धनंजय ने भी कहा और पराग ने भी कहा अपने तरीके से, कि आपने मिला मिलू कर एक ऐसा बूझमार उसके इर्द गिर्द क्रिएट कर दिया कि दर्शक जो है वो जाता तो ये देखने कि हाँ भाई कि जिस किरदार को हम देखने गए थे, सिंघम को देखने गए, तो सिंघम के इर्द गिर्द आपने 8 और एक्टर्स खड़े कर दिए जो कि अपने आप में एक अलग, जिनका अपना एक अलग ही यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स की भाषा इस्तेमाल की थी आपने। तो चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो रणवीर सिंह हो, या दीपिका पादुकोण हो, करीना कपूर हो, कोई हो, तो सारे के सारे उनका अपना एक अलग यूनिवर्स है। और लेकिन उसको आपने सिंघम से जोड़ दिया। दर्शक जो है वो हतप्रभ रह जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि एक हीरो, एक कैरेक्टर को मैं देखने आया था और वो कैरेक्टर नाकाम हो रहा है तो उसकी जगह दूसरा आ रहा है, फिर टाइगर श्रॉफ आ जा रहा है, फिर अक्षय कुमार आ जा रहा है, फिर कोई ना कोई आ जा रहा है। तो ये आपको क्या लगता है कि ये जो बात है कुल मिलाकर के, क्या ये वही बात है जो कहीं कीट कहीं का रोड़ा वाला मामला है कि
कैसे जैसे आपको कुनबा जोड़ना, और सारा मामला कुल मिलाकर कमाई पर ही है आ गया घुमा फिरा करके, कि क्योंकि क्रिएटिविटी का रिवाइवल तो नहीं है, लेकिन हाँ कैश का जो है आपको उसमें एक एश्योरेंस आ जा रहा है। जी अजय जी की बात बिल्कुल सही है कि ये यूनिवर्स का जो मामला है, इसमें आप एक स्टार के बलबूते पे और 4 लोगों को खड़े करते हैं, फिर उसको आगे जाके उनको यूज करते हैं, स्टार को निकाल देते हैं। जैसे अभी आपने शुरुआत में बात की थी भूल भुलैया की, भूल भुलैया में शाइनी आहूजा था, अक्षय कुमार था और विद्या बालन थी। जब भूल भुलैया 2 बनी तो इसमें से कोई नहीं था उसमें, लेकिन वो खास चली नहीं, तो उन्होंने भूल भुलैया 3 में विद्या बालन को वापस लेके आ गए, कहा कि भाई ये मंजुलिका वापस आ गई है। तो ये सब तरीके हैं लोगों को, ऑडियंस को थिएटर में लाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि अजय जी ने ये भी बात कही कि थिएटर में ज्यादा करके लोग जाते नहीं है, थिएटर्स कम हो गए हैं, मल्टीप्लेक्सेस में भी जाते नहीं है, ज्यादा करके लोग नेटफ्लिक्स पे देखते हैं या घर में टीवी पे देखते हैं। टीवी का साइज भी बड़ा हो गया है, मेरे घर में अगर 65 इंच का टीवी है और अगर डॉल्बी सराउंड साउंड में लगा लूं तो मुझे थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे घर में ही थिएटर आ गया है। अब मैं कहाँ जाके प्लाजा सिनेमा में या उधर उधर जाके अनकंफर्टेबल 10 लोगों के बीच में बैठ के, जो एक जमाने में जो सिनेमा का जो कम्युनिटी एक्सपीरियंस था वो तो चला गया। मैं आराम से मैं घर में बैठ जाता हूँ, डॉल्बी साउंड ऑन करता हूँ, 65 इंच का टीवी ऑन करता हूँ, एक ग्लास बियर हाथ में लेके पिक्चर देखता हूँ। तो ये तो बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि सीक्वल के मामले में कभी बिमल रॉय को लगा नहीं अपने फिल्म का सीक्वल बनाना चाहिए, कभी शांताराम जी को लगा नहीं, अपने कितनी भी सक्सेसफुल हो, शांताराम जी को लगा नहीं कि अपने फिल्म का सीक्वल होना चाहिए। बी आर चोपड़ा, उनको मैंने एक बार पूछा था, मैं उनकी महाभारत की इंग्लिश सबटाइटलिंग कर रहा था, तो बड़े प्यार से पेश आते थे, पास में बिठाते थे, चाय वाय पिलाते थे। तो मैंने उनको कहा कि भाई आपकी इतनी सक्सेसफुल फिल्म बनी, आपने कभी रिपीट नहीं किया, जैसे अभी पति पत्नी और वो आप बना सकते थे सीक्वल में, क्योंकि वो तो ऐसा सब्जेक्ट है, उसके 5-6 पिक्चर बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि संजीत देखो बात ऐसी है कि मैंने जब नया दौर बनाया, ये बहुत सक्सेसफुल हो गई, तो लोगों ने मुझे कहा कि इसका एक अच्छा सीक्वल बन सकता है, आपके पास तो टीम ऑफ राइटर्स हैं, आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उनको एक जवाब दिया जो मैं अभी तुमको दे रहा हूँ, वो ये है, जब हिंदुस्तान में भारत में इतनी कहानियां हैं, इतने कहानीकार हैं, मैं क्यों पुरानी पुरानी बात घिसते रहूंगा। अभी किसी और को अगर उसको रीमेक करना है, कुछ कर, वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे पास तो आज एक छोड़ के 10 कहानी पड़ी है। तो धनंजय जी की बात सुन रहा था मैं, क्योंकि हमने भी काफी कोशिश की एक जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट राइटिंग करने की। तो मेरे एक दोस्त हैं जो फिल्म मेकर हैं, और उनका नाम नहीं लूंगा मैं, तो उन्होंने कहा कि संजीत तुम इंडस्ट्री में एज ए राइटर करोगे क्या। एक तो कहानी तो यहाँ चोरी चोरी की हुई कहानी है, तो फाइंडर्स कीपर्स, जिसको मिल गई उसने रख ली। स्क्रिप्ट क्या लिखते हो या आधा डजन डायरेक्टर्स के ऊपर किसी को मालूम नहीं है स्क्रिप्ट एक्चुअली होता क्या है, ये क्या चीज है जो कहानी और डायलॉग के बीच में आता है। डायलॉग तो तुम लिख नहीं पाओगे, करोगे क्या इंडस्ट्री में। और इसलिए मैंने देखा है कि इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल राइटर्स हैं, क्योंकि क्या है ना, एक जमाने में बी शांताराम जी लिटरेचर पढ़ते थे, चोपड़ा साहब पढ़ते थे, या तो उनकी टीम ऑफ राइटर्स थे, वो अच्छी किताब पढ़ने के बाद उनको बोलते थे कि भाई ये किताब अच्छी है, इस पे कुछ बन सकता है। आजकल क्या है, कहानी कोई लिखता नहीं है, कहानी कोई सब लोग सुनते हैं। आप अगर डायरेक्टर के पास जाओगे तो बोलेगा नरेशन दो, अरे पढ़ो ना, स्क्रिप्ट लिखी है, बाउंड स्क्रिप्ट है, आप पढ़, वो नोबडी रीड्स द स्क्रिप्ट, अपने इसमें टेबल पे रख लेंगे, बोलेंगे तुम सारांश में मुझे बता दो। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, मुझे एक चीज मालूम है, मैं शांताराम जी के बहुत क्लोज नहीं था, क्योंकि मैं उनको एंड के ईयर्स में देखा, लेकिन उनका एक तरीका था, मैंने देखा है उनकी कई फिल्मों में, लाइक पिंजरा के टाइम पे मैंने देखा है, एक बार स्क्रिप्ट आ गई, बाउंड हो गई, तो उनका हमेशा एक होता है ना कि जो सामने वाला टाइप पेज है उसके सामने ब्लैंक पेज रहता था, उस पे वो नोट्स निकालते थे, और एक बार नहीं 10-15 बार स्क्रिप्ट पढ़ते थे, हर वक्त कुछ ना कुछ अलग अलग स्याही में नोट्स निकालते थे। और तो मैंने डर डर के पूछा कि अन्ना कि आप पढ़ते हैं, तो बोलता है कि ये मेरा रॉ मटेरियल है,
स्क्रिप्ट जो है वो मुझे आइडियाज देती है कि ये फिल्म कैसे पेश करूं। तो मैं एक स्क्रिप्ट 10, 12, 13 बार पढ़ता हूँ और नोट्स निकालता हूँ। और ये बात मुझे प्रभाकर पेंडारकर जो उनके चीफ असिस्टेंट रहे हैं और दो आंखें 12 हाथ में उनके चीफ असिस्टेंट थे, उन्होंने भी कहा कि अन्ना साहब को एक बार स्क्रिप्ट दे दो, बस 1-1.5 महीने के लिए और कुछ नहीं करेंगे, रोज वही स्क्रिप्ट पढ़ते रहेंगे और नोट्स निकालेंगे। इतना टाइम किसके पास है? और सही है, आजकल का जमाना ऐसा है कि स्टोरी आपकी रह गई बैकग्राउंड में, मेन चीज है आप चेस बोर्ड पे कैसे आपके प्यादे घुमाते रहेंगे। कि जना अगर पिछले फिल्म में बहुत सक्सेसफुल रहा है तो जना को जरा ज्यादा बड़ा रोल दे दो, मतलब मैं स्त्री की बात कर रहा हूँ। और अगर वो कम सक्सेसफुल रहा है तो उसको पीछे ढकेल दो। बस यही चल रहा है, क्योंकि यू आर मैनिपुलेटिंग चेस बोर्ड पीसेस। कहानी वानी कोई नहीं लिख रहा है, वरना आपके पास जी विनोद कुमार शुक्ल हैं, निर्मल वर्मा है। ये तो मैं खाली हिंदी राइटर्स की बात करता हूँ, रीजनल राइटर्स में मराठी में इतने राइटर्स हैं कि आप भूल जाओगे। अब मुझे याद है मणि कौल ने जब विनोद कुमार शुक्ल की फिल्म बनाई थी नौकर की कमीज, तब मणि इतना बात करता था कि संजीव तुमको इसमें छोटी छोटी बातें जो हैं इन बिटवीन द लाइंस मिलेंगी। उसने वो नौकर की कमीज इतने बार पढ़ी थी। तो इतना वक्त किसके पास है? अरे आदमी सोचता है कि यार मैंने जी 900 करोड़ कमाए, अभी मैं 9,000 करोड़ कैसे कमा सकूं? तो द सही इजीएस्ट बात। मैटर कि आप ऐसी फिल्म बना दो। और बड़े पर्दे पे यही चलती है, जो अच्छी बात अजय जी ने कही कि कोई स्टोरी नहीं डिस्कस करता। क्या डिस्कस करता है कि ये ग्रैंड चीज उसको और ग्रैंड कैसे सिनेमा में दिखाया जाए, क्योंकि लोगों को थिएटर में लाना है। और सिर्फ कहानी द डेज ऑफ इनोसेंस और ओवर, ये एक अच्छी कहानी लोगों को नहीं आती है, ये सैड चीज है। जी जी बहुत आपने बहुत दिलचस्प बात कही। एक तो आपने जो कहा डेज ऑफ इनोसेंस आर ओवर, वो जो एक बड़ी बड़ी बहुत ही इसमें मार्मिकता भी है और ये एक कड़वा सच भी है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का भी, समाज का भी। और आपने निर्मल वर्मा और विनोद कुमार शुक्ल का जिक्र किया, मणि कौल का जिक्र किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि नौकर एक कमीज नाम की कहानी पर मणि कौल की फिल्म जो है, मेरे ख्याल में जो सीरियस सिनेमा के प्रशंसक हमारे दर्शक हैं वो इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे और वो खोज करके इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये फिल्म जो है वास्तव में एक अद्भुत कहानी पर बनी हुई अद्भुत फिल्म है। बहरहाल हम चूंकि आज एक बिल्कुल नए तरह के विषय पर बात कर रहे हैं और मैं पराग आपके पास आऊंगा, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। तो ये जो बात जहां पर ला करके संजीव जी ने खत्म कर दिया उसको कि डेज ऑफ इनोसेंस ओवर, यानी अब वो मासूमियत का दौर खत्म हो गया। उन्होंने शांताराम जी का जिक्र किया, कैसे एक फिल्मकार जो कि इतना बड़ा फिल्मकार था, एक ही स्क्रिप्ट को 1-1.5 महीने तक पढ़ता रहता था, उसमें लगातार उसमें से नोट्स निकाल के कुछ कुछ नया उसमें खोजने की कोशिश करता था। अब लोगों के पास समय नहीं, अब सिर्फ नोट छापने की मशीन आपने सिनेमा को बना दिया है। तो एक वो जो है, तो ऐसे में ऑडियंस के सामने जो है, क्या आपको लगता है कि ये तो ठीक है, चलिए कमाई तो उसका एक प्लस है सीक्वल का, लेकिन माइनस क्या है सीक्वल का, ये आपसे मैं समझना चाहूंगा। देखिए, संजय जी की बात से मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद आया। सुभाष जी ने सुनाया था। सुभाष गई जब फिल्म इंस्टीट्यूट में थे, उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी स्क्रिप्ट लिखी अपने लिए कि ये मेरी पहली फिल्म होगी, और बड़ी सुंदर स्क्रिप्ट है। वो लेके मुंबई आए और मुंबई के बाद उन्होंने यहाँ पे उनको पहली फिल्म मिल गई, विश्वनाथ, कालीचरण, ये वो। फिर वो शोमैन सुभाष गई हो गए धीरे धीरे। और एक दिन उन्होंने अलमारी खोलते हुए देखा कि वो उनकी जो पहली फिल्म बनने वाली थी, जो उन्होंने सोचा था कि ये मेरी पहली फिल्म होगी, वो स्क्रिप्ट उनको दिखी और वो खोला उन्होंने। और वो खोलने के बाद उनको लगा कि अब मेरे अंदर वो इनोसेंस या वो सिंप्लिसिटी बची नहीं है कि मैं ये फिल्म बना पाऊं। तब उन्होंने वो उसके लिए दूसरा डायरेक्टर हायर किया, जॉगर्स पार्क वो फिल्म थी। तो अब जो जैसे हम बात कर रहे हैं सारे लोग कि अब बिजनेस की बात हो रही है कि वो 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, उस तरफ रेस कैसे लगाई जाए, सिनेमा बड़ा से बड़ा कैसे होता जाए। मतलब बंसाली की फिल्म में आप देख लो कि हर फिल्म दूसरी फिल्म से बड़े स्केल पर बनी। रोहित शेट्टी के सामने भी यही समस्या होती कि और बड़ा क्या। तो और बड़ा में कंटेंट छोटा होते जा रहा है, उसका प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा होते चले जा रहा है, कंटेंट छोटा होते चले जा रहा है, लेकिन वो आपको वो दृश्य इतने मंत्रमुग्ध कर देते हैं, सामने वाले को हिप्नोटाइज कर देते हैं कि वो आपको सोचने का ही समझ। जब दर्शक सिनेमा घर में जाता है कि अरे अजय देवगन आ गया, अरे रणवीर सिंह आ गया, अक्षय कुमार आ गया, दीपिका आ गई,
आप कहानी सोचते ही नहीं हो कि कहां जा रही है। तो अब दौर वही है कि आप बिजनेस कितना करोगे। सिनेमा विनेमा की बात हम कभी तसल्ली से ऐसे समय करेंगे कि जब कोई अच्छा सिनेमा आए तब करेंगे, अभी बिजनेस की बात की जाए। जी, बहुत बढ़िया आपने बात कही। धनंजय, आपके पास आता हूँ अंतिम टिप्पणी के लिए कि जो बात जहाँ पराग ने लाकर खत्म किया कि सिनेमा की बात हम कभी और करेंगे, अभी बिज़नेस की बात करते हैं। और जो उन्होंने कहा कि दर्शक को जो है चकाचौंध से जो है एकदम उसको स्तंभित कर दिए कि वो ऐसा रहे कि सिनेमा के नाम पर बड़े पर्दे पर वो देखे कि हाँ भाई क्या जो है पीटा जा रहा है वगैरह वगैरह। या एडवेंचर में आप देख रहे हैं तो भाई आपको भूल भुलैया 3 जैसी फिल्म आ रही है जिसमें आपको एक के बाद एक नया किरदार। अब विद्या बालन और माधुरी दीक्षित अगर एक फ्रेम में हैं और वो डांस कर रही है साथ में, तो अपने आप में एक बड़ा कैप्टिवेटिंग मतलब सिनेरियो बन जाता है और उसके बाद दर्शक जो है वो मंत्रमुग्ध सा उसको देखता रहता है। आप क्या कहेंगे कि ये जो जहां आपने जो अपनी पीड़ा बताई थी कि भाई कहानी तो है लेकिन देखिए उसका कोई खरीदार उस तरह से नहीं है, काम मिल जा रहा है, लेकिन जो है कहानी की जो बात हो रही है अभी भी, जैसे पराग ने भी वही बात कही कि कुल मिलाकर के बिजनेस की चिंता सबको ज्यादा है कि 1000 करोड़ 5000 करोड़ कैसे कमाए जाएं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिजनेस की चिंता करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बिजनेस की चिंता करते समय समझिए, एक फिल्म आई थी दंगल, जिसमें आमिर खान थे, खूब बिजनेस किया, गाने भी अच्छे थे, फिल्म भी अच्छी थी। तो बिजनेस की चिंता बुरी बात नहीं है, पैसा लगाइएगा तो पैसा आए, ये जरूरी बात। हम पैसे दे करके जाते हैं फिल्म देखने के लिए, हम ये सोच के जाते हैं कि खराब फिल्म देखें, हम सोच के जाते हैं बड़ी अच्छी फिल्म देखें, कुछ फ्रेश हो जाए। हम भी बिजनेस ही सोच रहे हैं उस तरह से, अगर देखिए तो। लेकिन जो संजीत भाई कह रहे थे वो बड़ा अच्छा प्रसंग से मुझे याद आया। बासु चटर्जी जी से मैं बात कर रहा था। बासु चटर्जी ने ढेर सारी फिल्में बनाई। तो जब टेलीविजन की दुनिया में आते हैं तो टारगेट ऑडियंस तय होता है। टारगेट ऑडियंस क्या है, एक नया शब्द कारपोरेट कंपनियों ने ला के दिया, टारगेट ऑडियंस। और रिसर्च करते हैं बाकायदा कि ये ऑडियंस के लिए पास जाएं, और ऐसी कहानी कैसे। कई सारी सीरियलों में हमने काम किया है जिसमें रिसर्च करके आते हैं कि ऐसा। हमने कहा अरे यार, मैं उसी गांव में पैदा हुआ हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, तुम उस गांव में 2 दिन के लिए जाओगे और सब जान करके आ जाओगे, बहुत महान आदमी। तो ये जो बासु चटर्जी साहब ने कहा कि धनंजय, मैं वही फिल्म बनाता हूँ जो कहानी मुझे पढ़ने के बाद टच करती, जो कहानी टच नहीं करे उसको मैं टच नहीं करता। क्या आज जो कॉर्पोरेट कंपनी का जमाना है, कोई टच करने वाली कहानी ढूंढ रहा है क्या? सबका टच अलग अलग है। तो जब टच अलग अलग है, तो जो बॉस निर्णय लेता है उसका टच अलग है, जो कहानीकार है उसका टच अलग है। जो अभी पराग भाई ने भी कहा कि वो सुभाष कई ने कहानी लिखी थी, वो निकाला, फिर कहा कि मैं नहीं बना सकता हूँ, ये बना सकता है। तो संवेदनशीलता जो है समय के अनुसार बदलती रहती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। और किसी भी कहानी में अगर चालाकी कहानी में घुसेड़ दी ना, तो फिर कहानी चलेगी नहीं। हमारे हिंदी सिनेमा में ज्यादातर दुर्भाग्य की बात यह है कि हम चालाकियां बहुत घुसेड़ते हैं, कैसे पब्लिक को हम बेवकूफ बना लें, कैसे पब्लिक को हम बांध लेंगे। तो उसमें उतना ग्लैमर भर देते हैं या उसमें ग्रेंजर भर देते हैं, उस सब में कहानी छूट जाती है। कहानी अपने आप में बेहद शांत होकर के जब आप देखते हैं तो आपको टच करता, लगता है क्या बात है यार। और वो बिजनेस सबसे ज्यादा करता है, वो बात। दंगल की कहानी में कुछ नयापन उस तरह से नहीं है कि दंगल को आप देखते हुए कहीं क्या नया आइडिया आया। आइडिया वही है जो सुबह, जो अक्सर मनमोहन देसाई को मैं सबसे बड़ा इस मामले में मानता हूँ। आपका जो सब्जेक्ट है सीक्वल बनाने वाले मसले पे, वो तो उससे बड़ा कौन बनाएगा सीक्वल? भले उनकी कहानी सीक्वल के तौर पे नहीं है, लेकिन आप देखिए कि लॉस्ट एंड फाउंड उनका फार्मूला था। उस फार्मूले को इतने बढ़िया से पिरोते थे, इतने बढ़िया कहानी कहते थे कि हर कहानी आपको अलग लगती थी। बाद में सोचते थे अरे यार ये तो वही है, आइडिया तो बेसिकली वही है। तो वो जो है, लेकिन उनकी कहानियों में देखिए कि कितना टच होता था। और वो अकबर अमर अकबर एंथोनी वाली कहानी की मैं फिर बात कर दूं कि वो जो है, जब डॉक्टर्स ने कहा, मेडिकल साइंस ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, 3 भाई कैसे ब्लड दे सकता है? बोला छोड़ो यार, तुम्हारे यहाँ नहीं देता होगा, हमारे यहाँ देता है। हमारे यहाँ इमोशन कह रहा है कि माँ को जल्दी से जल्दी खून चढ़े और माँ ठीक हो जाए। तो ये पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो जो पकड़ते थे। तो वो मैं जी कहूंगा कि जी आज की तारीख में जो कॉर्पोरेट जिस तरह से कल्चर आया है, कॉर्पोरेट कल्चर में वो चीजें अब छूट गई है। उस कहानी को पकड़ना आसान काम नहीं है। उसमें से कोई कहानी कभी जम जाए तो बात अलग है, लेकिन अब कहानी हम जो करने जा रहे हैं वो कहानी टच करेगी, इतना बिजनेस करेगी, ये अब आसान नहीं है कहना। जी जी। हाँ संजीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद। नहीं, मुझे एक किस्सा याद आया। नबेंदु बाबू, जो नबेंदु घोष जो राइटर थे बिमल रॉय के, तो नबेंदु बाबू के क्लोज था, मैं काफी काफी चर्चा करता था। तो एक बार हम लोगों ने देवदास की बात की, तो उन्होंने कहा कि बिमल रॉय और मैं
3 दिन एक दूसरे से बोले नहीं, क्योंकि एक सीन मैंने डाला था स्क्रिप्ट में जिसमें चंद्रमुखी पारो को क्रॉस करती है, और उन्होंने ऑब्जेक्शन ये लिया कि जो ओरिजिनल कहानी है शरद चंद्र की, उसमें ये 2 लड़कियां जिन्होंने इतना इम्पैक्ट किया है देवदास के लाइफ पे, ये कभी मिलती नहीं है। तो नवेंदु बाबू ने कहा था, मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा कि ये जो 2 लड़कियां जिन्होंने इतना इम्पैक्ट किया है इसके लाइफ पे, एक कभी ना कभी एक दूसरे को क्रॉस करती है, ये दिखाना जरूरी था। तो बारुआ ने अपनी फिल्म तो बहुत ही सिंसियरली बनाई, तो बिमल रॉय और नवेंदु बाबू का झगड़ा हो गया और 3 दिन एक दूसरे से बात नहीं किए। इवेंचुअली वो फिल्म, वो सीन शूट हुआ, फिल्म में चला गया। तो जब बंसाली साहब की देवदास आई तो मुझे नवेंदु बाबू की याद आई, और फिर मैंने सोचा कि भाई आप लोगों ने 3 दिन एक दूसरे से बात नहीं किया, क्योंकि यू शोड समथिंग व्हिच वाज एक्स्ट्रा टू द ओरिजिनल नॉवेल। यहाँ तो ये दोनों मिलते भी हैं और नचाते भी हैं और एक पूरा सॉन्ग भी करते हैं। तो ये चीज से आपको समझ में आएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मेकर का नजरिया कैसे चेंज होता है। एक ही स्टोरी है, लेकिन पीसी बारुआ ने 19 में कैसा देखा, बिमल दा ने कैसा देखा 1950s में, और 1990 या 2000 में बंसाली ने कैसा देखा। तो ये मेरे ख्याल से इलस्ट्रेटिव है कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत दिलचस्प आपने किस्सा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही है। और मतलब उसमें ही वो सारी जो आज हम बातचीत कर रहे हैं क्रिएटिविटी वाली, उसके बहुत सारे सूत्र छिपे हुए कि कैसे पुराने जो फिल्मकार थे वो क्रिएटिविटी के साथ समझौता नहीं करते थे। उनकी एक ईमानदारी थी, जो विमल रॉय ने कहा कि नहीं, अगर ओरिजिनल टेक्स्ट में वो नहीं है तो फिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन संजय लीला भंसाली को एक चमत्कार दिखाना था और उनको दोनों को डोला रे डोला गाना उनके दिमाग में था। उन्होंने जो भव्यता की बात जो अभी पराग ने भी कही कि कैसे अपने ऑडियंस को चमत्कृत कर दें, वो वाला हिसाब था। पर ये जो एक सिलसिला है सीक्वल का, इस पर जो आज हमने बातचीत की है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सीक्वल का एक कहना चाहिए एक तरह से बौछार हो रही है फिल्म इंडस्ट्री में, और अगला आने वाला साल जो है उसमें और कई सारे सीक्वल्स आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। डॉन का सीक्वल डॉन 3 आने की बात हो रही है, उसमें धूम की बात हो रही है, उसमें क्रिश की बात हो रही है, और मस्ती जैसी फिल्म के सीक्वल के आने की, बहुत सारी फिल्मों के सीक्वल आने की बात हो रही है, तमाम सारी। तो देखते हैं अभी क्या होता है, कहानी का क्या होता है और कैसे प्रेजेंटेशन होता है। बहरहाल ये बातचीत बहुत दिलचस्प रही, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और धन्यवाद अपने दर्शकों का भी जिन्होंने बड़े सब्र के साथ इसको देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।